एक छोटे से गांव में हरिया अपनी बीवी नैना के साथ रहा करता था। हरिया जितना भोला था उतनी ही तेज नैना थी, पर फिर भी हरिया नैना को घर पर रुकने के लिए बोलता था और खुद बाजार में पकोड़े बेचा करता था। हरिया जहाँ पकोड़े बेचा करता था उसके ठेले के ठीक सामने एक बड़ा सा ढाबा था। ढाबे का मालिक रामू हरिया से नफरत किया करता था, क्योंकि इतना बड़ा ढाबा होने के बाद भी रामू का ढाबा हरिया के पकोड़े के सामने कम चला करता था। ऐसे ही एक दिन लगता है आज वो हरिया का बच्चा छुट्टी पर है, जब ही तो अब तक वो अपना ठेला लेकर नहीं आया पकौड़े बेचने के लिए। मुझे क्या, मैं तो चाहता हूँ कि वो कभी भी मेरे ढाबे के सामने अपना ठेला ना लगाए, उसकी वजह से मेरा ढाबा नहीं चलता। रामू ये सब कुछ सोचकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी हरिया अपना ठेला लेकर आ जाता है और गर्मा गर्म पकोड़े तलने लगता है। हरिया को पकोड़े बनाता देख रामू का दिमाग गर्म हो जाता है और वो गुस्से में हरिया के पास आकर उससे बोलता है, क्यों रे हरिया, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? मैं कुछ समझा नहीं मालिक, आप क्या कहना चाहते हैं? सच में इतना भोला है या सिर्फ भोला होने का नाटक करता है? जब तक तू अपना ये सड़ा सा ठेला लेकर नहीं आया था, सारे ग्राहक तब तक मेरे ढाबे में आकर खाना खा रहे थे, पर तेरे आते ही मेरे सारे ग्राहक तेरे ठेले पर आकर खड़े हो गए, तेरा ये घटिया और सस्ते पकौड़े खाने के लिए। देख हरिया, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, अपना पकौड़े का ठेला लेकर कहीं और चला जा। मैं यहाँ से कहीं और क्यों जाऊँ? ये मेरी जगह है, मैं बरसों से यहीं पर पकौड़े बेच रहा हूँ। आपका ढाबा अभी कुछ महीनों पहले खुला है, आप कहीं और जाइए। हरिया की बात सुनकर रामू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब भी लोग हरिया के पकोड़े खाने आते हैं और कोई भी ढाबे में नहीं जाता। ये देखकर एक दिन रामू कुछ गुंडों को बुलाता है और उन्हें पैसे देकर उनसे बोलता है, मुझे कल इस हरिया का ठेला अपने ढाबे के बाहर नहीं चाहिए, और ना ही ये हरिया। इसीलिए तुम लोग आज रात को जब हरिया अपना ठेला लेकर घर जाएगा, तब इसके ठेले को तोड़ देना और इसके सारे सामान को भी तहस नहस कर देना। अब बस हमारी जेब गरम करते रहो, उस हरिया को तो हम अच्छे से ठंडा कर देंगे। इस तरह से रामू अब शाम होने का इंतजार करता है। रात को जब हरिया अपना ठेला लेकर घर जाने के लिए निकलता है, तभी कुछ गुंडे हरिया को घेर लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। साथ ही वो गुंडे हरिया का ठेला और उसका सामान भी तहस नहस कर देते हैं। अब बेचारा घायल अवस्था में जैसे तैसे हरिया घर पहुंचता है। हरिया की हालत देख हरिया की बीवी नैना हरिया से बोलती है, अरे क्या हुआ, आपकी हालत किसने की? पता नहीं नैना, पर जब मैं घर में आ रहा था तब रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया और मेरी खूब पिटाई की। उसने हमारा ठेला, कढ़ाई और पकौड़े बेचने के सारे सामान तोड़कर फेंक दिए। हमारे पास वो इकलौती कढ़ाई थी जिसमें मैं पकौड़े बनाकर बेचा करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। हो ना हो ये काम उस रामू का ही है। उस रामू को तो मैं सबक सिखा कर आऊंगी, पर उससे पहले कल सुबह होते ही आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे दवाई लेने के लिए। इस तरह से अगली सुबह नैना हरिया को डॉक्टर के पास ले जाती है और दवाई लेकर घर पहुंचती है। हरिया घर में आराम कर रहा होता है और नैना हरिया को सुलाकर रामू के पास जाती है और उसे बोलती है, क्यों रे रामू, तुझे क्या लगा तू मेरे पति को गुंडों से पिटवाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू मेरे पति से कितना जलता है। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी इस जलन को बुझने नहीं दूंगी। पहली बात तो ये कि तू मेरा कर भी क्या लेगी। दूसरी बात ये कि तेरे पास कोई सबूत है कि मैंने ही तेरे पति को गुंडों से पिटवाया है? नहीं ना, जिस दिन तेरे पास सबूत हो उस दिन आकर तुम मुझसे बहस करना चाहिए। हाँ, अभी यहाँ से जा, मेरे ग्राहकों के आने का समय हो चुका है। आइए आइए, मेरे ढाबे में सस्ता खाना खाइए जी, जी भर के खाइए, सिर्फ 100 रुपए प्लेट। इस तरह से नैना वहाँ से चली जाती है और अपने घर की आर्थिक व्यवस्था देखकर उसे रात भर नींद नहीं आती और वो मन ही मन सोचती है, हरिया जी की तबीयत ठीक नहीं है और अब तो ठेला भी नहीं है और दोबारा से पकोड़े का काम शुरू करने का मतलब है 10 से 20 हजार का खर्चा। पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, क्या करूं? एक काम करती हूँ, कल सुबह कहीं काम का पता करके आती हूँ। जब तक हरिया जी घर में है तब तक मैं ही कोई छोटा मोटा काम कर लेती हूँ,
ये सोचकर अब नैना अगले दिन काम की तलाश में जाती है, जहाँ वो रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखती है जो अपने कंधे पर एक भारी थैला लिए चल रही होती है। उसके लड़खड़ाते कदम देखकर नैना उसे संभालती है और उसके कंधों से वो थैला लेकर उसे बोलती है, माँ जी, आपका थैला तो बहुत भारी है, पर आप इतना भारी थैला लेकर कहाँ जा रही हैं? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको पहुँचा दूंगी। बेटा, इसमें मेरे बर्तन हैं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए सोचा कि क्यों ना इन बर्तनों को बेच दूं। बस इसीलिए बर्तन की दुकान पर जा रही थी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़ देती हूँ। इस तरह से नैना उस बूढ़ी औरत को बर्तन की दुकान पर छोड़ देती है और बूढ़ी औरत अपनी थैली में से एक कढ़ाई निकालकर नैना को देती है। नैना भी आशीर्वाद समझकर उस कढ़ाई को रख लेती है और घर चली जाती है। घर जाने के बाद अब भी नैना एक ही चीज सोच रही होती है, आखिर वो अपना घर कैसे चलाए। तभी उसे गांव में एक शोर सुनाई देता है और शोर की आवाज सुनकर नैना बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि एक आदमी चम्मच से टाल पीट रहा है और सबसे बोल रहा है, कल ठाकुर जी के घर पर एक प्रतियोगिता है जिसमें गांव का हर व्यक्ति अपनी रेसिपी बनाकर ठाकुर जी को खिला सकता है और ठाकुर जी को जिसकी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी, ठाकुर जी उन्हें आजीवन के लिए नौकरी देंगे। साथ ही उनके परिवार की देखभाल और खाना पीना भी ठाकुर की तरफ से होगा। अरे वाह, ये तो एक सुनहरा मौका है। मुझे इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए और इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मेरे और हरिया जी जैसा पकोड़े बनाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। मैं कल ही इस प्रतियोगिता के लिए पकोड़े बनाकर ले जाऊंगी। अब तो मेरे पास कढ़ाई भी है। ये सोचकर नैना घर जाती है और बुढ़िया की दी हुई कढ़ाई पर वो आलू के और गोभी के पकोड़े बनाती है। पकोड़े दिखने में काफी सोने की तरह मालूम पड़ते हैं, पर फिर भी नैना पकोड़े पर ध्यान ना देकर प्रतियोगिता पर ध्यान देती है। और जब हरिया पकोड़ों को खाता है तो वो नैना से बोलता है, अरे नैना, कैसे पकौड़े बना रही हो? ये पकौड़े हैं या सोना? और वैसे भी ये देखने में सोने के पकौड़े ही लग रहे हैं और खाने में भी नहीं हो रहा। हरिया की बात सुनकर नैना पकोड़े को देखती है और वो देखती है कि उसने जितने भी पकोड़े बनाए हैं वो सच में सभी सोने के हैं। अब क्या था, नैना समझ जाती है कि उस बुढ़िया ने उसे कोई साधारण कढ़ाई नहीं दी। अब नैना सोने के पकोड़े को ले जाकर बेच देती है और इस तरह से बहुत जल्द नैना अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर लेती है। और ठीक होते ही हरिया उसी ढाबे के सामने अपना एक छोटा सा पकोड़े का दुकान खोलता है। हरिया की तरक्की देखकर रामू की जलन और बढ़ जाती है और उसे नैना की बात याद आती है। मैंने जितना सोचा था, इसकी बीवी तो उससे भी कई ज्यादा चालाक निकली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसकी दुकान के सामने अपना ढाबा चलाने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँ। इस तरह से रामू अपना ढाबा बंद करके दूसरी जगह चला जाता है और नैना घोड़े बेचकर दिन दुगनी रात चौगनी करती है। साथ ही वो गरीब लोगों की मदद करती है और रामू जैसे अहंकारी लोगों का अहंकार तोड़ती है।